चलिए आज हम लोग कुछ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई अलग कोई ख़ास तरह का कोई क्वेश्चन का सेट नहीं है, ना इसमें कोई डिफरेंट कंसेप्ट है। सिंपल जो हमने रिलेटिव मोशन सीखा है बस उसका ही जस्ट एक एप्लीकेशन है। पता नहीं इतना फेमस क्यों है ये, जस्ट बिकॉज शायद कभी आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, और एच सी वर्मा बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट लॉजिक अप्लाई करनी है, सारे क्वेश्चन आप इस तरह के कर लेंगे आराम से। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं सिंपल एक लेक को ना, जहाँ पे पानी रेस्ट पे होता है। तो लेक में क्या होना है, अगर मान लीजिए कोई एक बोट है जो कि इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ये जो रेड डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई बोट जाना चाह रही है, इसके नीचे जो पानी है वो रेस्ट पे है ना, जमा हुआ है। तो क्या होगा, बोट इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, नो इशू इन दैट, आराम से। इट्स सिंपल लाइक कि कोई रोड है नीचे, और रोड पे आप चलना चाह रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप चलना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप चलेंगे। तो जमा हुआ पानी ना, वाटर एट रेस्ट, और रोड में कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल बिहेवियर। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि नदी है, कोई रिवर, जहाँ पे पानी बह रहा होता है, वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, सिंपल, ये ग्रीन लाइन ना, इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर। और वहीं पर एक बोट है जो कि इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, और अगर वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये पानी इस बोट पर अपनी वेलोसिटी अप्लाई करेगा, ये पानी इस बोट पर अपनी वेलोसिटी अप्लाई करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इसमें भी ऐड होगा, सिंपल। यही वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि ये जिस ट्रैक पर जाना चाह रहा था उस ट्रैक पर ये नहीं जा पाएगा, बल्कि ये थोड़ा आगे ड्रिफ्ट होगा, यानी कि ये शायद कुछ हो सकता है कुछ इस ट्रैक पर जाएगा। बस इतना ही करना होता है हमें। अब सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपको अपने आप दिखाई देगी चीज़ें, कि जो चीज़ किसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है उसको पानी धक्का दे रहा है अपने साथ आगे की तरफ। तो पानी अगर इसको अपने साथ धक्का दे रहा है तो क्या होगा, इसको उसके ओरिजिनल ट्रैक से थोड़ा ये डेविएट कर देगा। तो ये एक्चुअली रेड लाइन के अलॉन्ग जाना चाहती थी बोट, वो उस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, मगर इट एंड्स अप मूविंग अलॉन्ग द ब्लू डायरेक्शन। आप इस चीज़ को पानी के बाहर भी देख सकते हैं। कोई मान लो बंदा है, वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, अपनी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बहुत तेज़ हवा बह रही है, बहुत तेज़ हवा बह रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा बह रही है, और जो विंड है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं वी डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो होगा क्या, बंदे की अपनी वेलोसिटी भी है ना, और विंड की भी वेलोसिटी है। तो बंदा तो इधर जाना चाहता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन विंड इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लेके जाना चाह रही है या जेड एक्सिस लेके जाना चाह रही है। तो हुआ क्या, बंदा कुछ ऐसा जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, रिवर बोट प्रॉब्लम में भी। बोट जाना चाहती है अलॉन्ग दिस रेड लाइन, रिवर अलॉन्ग ग्रीन लाइन, इसको इस पर वेलोसिटी ऐड कर रही है। तो ये वेलोसिटी ऐड जो कर रही है उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो रेड लाइन की जगह पर ये किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, ठीक है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया हो क्या करना है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको एक टर्म होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या velocity of man with respect to river, something like that. No, velocity of man with respect to river, इसका क्या मतलब है, ये किस वेलोसिटी की बात चल रही है। जब भी आप किसी भी रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे वहां पर आपको ये कंसेप्ट, ये एक फ्रेज लिखा हुआ होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या है, कौन सी वेलोसिटी की बात चल रही है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर अगर पहले जब थी, तो यहाँ पर पानी क्या था, लेक के केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर हम कह सकते हैं दैट वाज जीरो। तो ये जो रेड लाइन थी, दिस वाज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि अगर रिवर
में बैठ करके हम देखें या लेक में बैठ करके हम देखें तो हमको ये वेलोसिटी ऑफ बोट दिखाई देगी। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रिलेटिव का कंसेप्ट जो हमने सीखा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि दिस इज़ द एक्चुअल इंटरनल स्पीड ऑफ द बोट। ये उसके अपने इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से जो उसकी स्पीड है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगी कि जब वो बोट पानी में मूव करेगी तो पानी उस पर इफेक्ट डालेगा। जब पानी उस पर इफेक्ट डालेगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो आपको यहाँ पर चेंज नहीं हुई क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर वाज जीरो। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो रही तो वेलोसिटी ऑफ बोट वाज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दिस रेड लाइन वाज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि अगर रिवर मूव नहीं कर रही होती, रिवर में बैठ के हम देखें तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, अपनी इंटरनल स्पीड। लेकिन जब इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड होगी तब जाकर के वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ बोट कहा जा रहा है, इसका मतलब ये बनता है कि उसके अंदर उसकी अपनी स्पीड या उसकी अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व है। क्योंकि जब बोट पानी में चल रहा है और पानी खुद मूव कर रहा है, तब वो जैसा चाह रहा था वैसे नहीं चलेगा, उसमें पानी का इफेक्ट भी एड अप होना है। तो नेट वेलोसिटी हो जाती है वेलोसिटी ऑफ बोट। और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों कह रहे हैं कि मान लो तुम खुद को रिवर में इमेजिन करो, यानी कि तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो। जब तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो तो जो तुमको वेलोसिटी दिखाई देगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? बोट की अपनी इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, है ना? क्योंकि जब तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या है? रिवर वाली वेलोसिटी है। तो जो बोट की सिर्फ अपनी इंटरनल मैकेनिज्म से तुमको वेलोसिटी दिखाई देगी तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन अगर तुम बाहर कहीं बैठे हुए हो, लेट्स से तुम कहीं बीच बैठे हुए हो किनारे, बैंक ऑफ द रिवर पे, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुमको जो दिखाई देगा वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल। क्योंकि जो तुमको यहाँ से बैठे बैठे दिखाई देगा उसमें बोट की अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों ऐड अप होंगी। ठीक है? तो जब भी कहीं आपको अगर ये अंग्रेजी का फ्रेज रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, समझ जाइए ये उसकी अपनी खुद की इंटरनल स्पीड की बात चल रही है। लेकिन जो एक्चुअल स्पीड होनी है जो आपको बाहर से दिखाई देगी उसमें रिवर की वेलोसिटी भी ऐड होनी है। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ओवर दिस। ओके, सो यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो है, यानी कि पानी रुका हुआ है। ये कोई लेक हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है। कोई बंदा है हु वांट्स टू रीच द अपोजिट बैंक, ये दूसरी साइड पहुंचना चाहता है, एंड ही जंप्ड इन दिस डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बैंक, है ना? ये 90 डिग्री पे जंप किया उसने बैंक के रिस्पेक्ट में। तो फिर वो पहुंचेगा कहाँ पे? वो पहुंचेगा ठीक इस पॉइंट पे, यानी कि जहाँ से उसने जंप किया ठीक उसी के ऑपोजिट पॉइंट पर सीधा गया। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये क्या कौन सी वेलोसिटी है? ये उसकी अपनी मसल्स वेलोसिटी, उसकी अपनी खुद के ताकत की वजह से जो उसके पास वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस केस में जीरो है, यानी कि सीधा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू जस्ट वेलोसिटी ऑफ मैन। इन दोनों वेलोसिटी का सेम होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको पानी के अंदर जाकर देखिए, आप खुद को जाकर के पानी में बैठा लो, तुमको दूसरे पर्सन हो सी या खुद को पानी में बैठा लो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें सिंपली दिखाई देगा कि ये सीधा जा रहा है। और अगर तुम बाहर भी जाके बैठो, रिवर के बैंक में बैठो, तब भी तुमको ये दिखाई देगा कि सीधा जा रहा है। तो ये जो तुमको बाहर से दिखाई दे रहा है ये इसकी एक्चुअल खुद टोटल स्पीड है वी। और जो तुमको ये पानी से दिखाई दे रहा है ये तुमको जो दिखाई देगा वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन ये दोनों तुमको सेम क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि तुम खुद मूव नहीं कर रहे हो। क्योंकि तुम जिस पानी बैठे हुए हो पानी स्टैगनेंट है, रुका हुआ है, तो तुम्हारी खुद की वेलोसिटी जीरो है। ये वी आर के जीरो होने की वजह से हो रहा है कि तुमको दोनों चीज़ें सेम दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाहर बैठोगे, यहाँ पे इस केस में क्या है, वाटर इज फ्लोइंग, देर इज सम वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इस बंदे पे भी एक्ट करेगी ना, ये इसको अपने साथ ड्रैग करेगी। तो अगर बंदा सीधा जंप किया था तो हिज वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस।
लेकिन रिवर इसको क्या करेगा, अपने साथ खींचेगा, अपने साथ बहा के लेके जाएगा। सिंपल वर्ड में, जो अपने साथ बहा के लेके जाएगा। तो अगर ये ऑपोजिट बैंक की तरफ टारगेट करके इसने जंप किया था, ये कभी भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। ये किधर पहुँचेगा, ये ड्रिफ्ट होकर कुछ ऐसा पहुँचेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर एडिशन ही तो हो रहा है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं दैट velocity of man with respect to river is velocity of man minus velocity of river। इसका मतलब velocity of man क्या हो गया, velocity of man with respect to river plus velocity of river। यानी कि ये जो स्पीड आपको दिखाई देगी, ये इस बंदे को जो दिखाई देगी स्पीड, velocity of man, ये क्या दिखाई देगी, इसकी अपनी मसल स्पीड प्लस रिवर की वेलोसिटी एडेड अप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया हो कि पानी जस्ट क्या करता है, अपने साथ बहा के लेके जाता है। जिस डायरेक्शन में जो बंदा खुद जंप किया है उसको उसके साथ ड्रिफ्ट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्वेश्चन के वर्ड समझने हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हमेशा ऐसे दिया होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। उसका सिंपल मतलब होता है कि वो उसकी अपनी मसल स्पीड की बात चल रही है। जस्ट उसमें आप वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड कर दीजिए, आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। So there is a river which is 400 meter wide and velocity of river is 2 meter per second। पानी जो बह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में बह रहा है। और there is a man who has jumped perpendicular to the flow of river। ठीक है, perpendicular to the flow of river दिखाई दे रहा है आपको कैसे, सीधा फ्लो ऑफ रिवर इधर है और उसने रिवर के परपेंडिकुलर जंप किया और उस बंदे की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अब आप खुद समझ गए इस बात को कि बंदा जो है वो सीधा इस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचेगा, वो डेफिनेटली ड्रिफ्ट होगा पानी की वजह से। तो वो पानी उसको थोड़ा अपने साथ कैरी करेगा, तो यानी कि वो कुछ किधर पहुंचेगा, वो कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले बताना है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, तो ये सिंपल एक 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है और हम 2 डायमेंशन का कंसेप्ट अप्लाई करें। तो 2 डायमेंशन में क्या सीखा था कि अगर 2 डायरेक्शन है, मान लो एक एक्स डायरेक्शन है, एक आपकी जेड डायरेक्शन है, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी एक डायरेक्शन सॉल्व करना चाहिए जिसके अलॉन्ग हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स के अलॉन्ग वो बंदा कितना मूव करेगा, ये तो हमारे पास बिल्कुल हमें मालूम नहीं है कि एक्स के अलॉन्ग वो बंदा कितना मूव करेगा। लेकिन इतना हमें डिफरेंटली पता है कि जब वो यहाँ से दूसरे बैंक तक पहुँचेगा तो उसका जेड के अलॉन्ग मूवमेंट कितना होना है, 400 मीटर। तो हम क्या करना चाहिए, हमें जेड एक्सिस को सॉल्व करना चाहिए। तो जेड एक्सिस को अगर हम सॉल्व करें तो बंदे की एक्चुअल वेलोसिटी वी एम ऐसी कुछ है, लेकिन जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी जस्ट होगी 10 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी अपनी खुद की मसल स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू टी शुड बी इक्वल टू 400। यानी कि टाइम हो जाएगा 400/10, यानी सिंपल 40 सेकेंड्स, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम हमको निकालने के लिए इस वेलोसिटी ऑफ मैन का हमने कौन सा कॉम्पोनेंट इस्तेमाल किया, जेड कॉम्पोनेंट। तो इसको जस्ट आप 2 डायमेंशनल क्वेश्चन जैसा ट्रीट करो कि वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ऐसी थी। ये वेलोसिटी ऑफ मैन के अंदर 2 कॉम्पोनेंट है ना, एक तो इसका अपना कॉम्पोनेंट विच इज अलॉन्ग जेड एक्सिस जो उसकी अपनी मसल स्पीड है, दूसरा रिवर का कॉम्पोनेंट विच इज 2। ये 2 कॉम्पोनेंट ही मिलकर के तो वेलोसिटी ऑफ मैन बने हैं। यानी कि हम वेलोसिटी ऑफ मैन को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2i एंड प्लस लेट्स से इसको पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मान लें तो प्लस 10k, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर की अपनी डायरेक्शन दी हुई होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की अपनी डायरेक्शन दी हुई होगी। इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सीधा परपेंडिकुलर है, तो जस्ट 2i प्लस 10k। तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ जाने में, वो तो रिवर डिसाइड कर ही नहीं रहा, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी क्या है, रिवर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन के। तो हमने क्या सीखा है, ऑल द एक्सेस आर
इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जो परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं वो कोई इफेक्ट डालते ही नहीं है। तो टाइम इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर कितनी है, जो उसकी अपनी मसल स्पीड है, यानी कि वो हो गया 40 सेकेंड्स। हमारा दूसरा पार्ट है हाउ मच विल ही बी ड्रिफ्टेड अलोंग द रिवर, यानी कि इसका एक्स डायरेक्शन में अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है जहाँ पर हम पहले एक एक्सेस से टाइम निकाल देते हैं और दूसरे एक्सेस के लिए क्या कर देते, उस स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जितना देर वो के लिए वो तैर रहा है, वो टाइम क्या है, वो 40 सेकेंड्स है। तो एक्स के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो किस बात पर डिपेंड करना है, उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन जैसा कुछ कहीं पर है ही नहीं। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स क्या है, जो उसकी रिवर जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वही इफेक्टिवली क्या है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स है ना, 2i, सिंपल। यानी कि 2 इंटू 40, दैट इज 80 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, कॉम्पोनेंट वाइज देखना है। एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स आएगा, दूसरा कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेंट से हमें टाइम मिल जाएगा क्योंकि हमको विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ है, और उतना ही टाइम तक के लिए वो तैर रहा है पानी में, तो पानी के पास भी उतना ही टाइम उसको आगे ड्रिफ्ट कराने के लिए। तो उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स जो कि पानी खुद प्रोवाइड कर रहा है इनटू टाइम, दैट इज 80 मीटर, सिंपल। लेट्स डू अनदर। सो गाइस, इस बार हमारे पास केस ये है कि एक रिवर है 500 मीटर वाइड, जो कि खुद फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जिसकी अपनी स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि उसकी अपनी मसल स्पीड, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है जब वो जंप करेगा पानी में तो पानी उस पर इफेक्ट डालेगा। आपसे कहा जा रहा है कि वो जो जंप किया पानी में, दैट हिज डायरेक्शन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम से क्लियरली कि वो जंप किया एट एंगल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में किधर जाएगा, पानी उस पर इफेक्ट डालेगा तो वो कुछ इसके बीच से निकलेगा, यानी कि वो इधर जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन पानी उसको अपने साथ ड्रैग करेगा तो वो ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट करेगा तो वो जाहिर सी बात है सीधा जाने की जगह पर थोड़ा डिफरेंट एंगल पर जाएगा। ओके, अब हमें सिंपल सॉल्व करना है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस द रिवर। अब हमें इतना डायग्राम में जाना भी नहीं है, हमें सोल्यूशन हमारा सिंपल है, कितनी देर में वो रिवर क्रॉस करेगा। ओके, तो रिवर क्रॉस करेगा अगेन दो डायरेक्शन में स्प्लिट करें, एक हमारा एक्स, दूसरा हमारा जेड। एक्स के लॉन्ग तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो सिंपली जेड को सॉल्व करते हैं। तो जेड के लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, जब भी वो अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वो चाहे जहाँ भी पहुंचे, लेट्स से कि अगर वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जाएगा तो वो कुछ यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो जब भी जहाँ भी वो पहुंचेगा अपोजिट बैंक पे, उसका जेड के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, 500। तो हमें अगली चीज़ क्या निकालनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन का जेड कॉम्पोनेंट, है ना। तो जेड कॉम्पोनेंट क्या है उसका, आप खुद देखो कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस रेड लाइन के लॉन्ग है। अब ये वेलोसिटी आ कहाँ से रही है, दो ही जगह से आ रही है। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन में है क्या, एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसकी अपनी मसल स्पीड, दूसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो एक्स के लॉन्ग है ना दोस्त, उसका तो कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा जेड के लॉन्ग, है ना। तो कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जो कंपोनेंट अवेलेबल है वो क्या है, वो उसका अपना कंपोनेंट, बट वो भी पूरा नहीं है। 3 किलोमीटर पर आवर पे आप देख रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस चीज़ को अगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ जस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट्स 3 किलोमीटर पर आवर, और उसने जंप किया इस बार थीटा एंगल पे, यानी कि इस वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी, this z component will be what, vmr sin theta, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जेड हमारे पास क्या है बेसिकली, दैट इज सिंपली 3 sin थीटा। ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल ये kph में ही रखते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी उसको नदी क्रॉस कराने में हेल्प करेगी वो कौन सी वेलोसिटी है, वो उसकी अपनी मसल स्पीड है, लेकिन वो भी पूरी नहीं क्योंकि वो एंगल पर जंप कर गया। पिछले क्वेश्चन में क्या होता, पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था वो, इसलिए उसकी पूरी वेलोसिटी मिल रही थी अलॉन्ग जेड एक्सिस। अभी वो एक एंगल पर जंप किया है, तो इसका एक कंपोनेंट अवेलेबल है ना सिर्फ हमारे लिए, तो जस्ट वो कंपोनेंट अवेलेबल है, यानी कि वी एम जेड बेसिकली क्या है, जस्ट वी एम आर का साइन कंपोनेंट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं
जस्ट आपको और क्लियरली दिखाने के लिए। तो वी एम आर को हम क्या लिख सकते हैं? वी एम आर को हम लिख सकते हैं 3 cos θ i प्लस 3 sin θ के, है ना, cos θ i sin θ के, प्लस वी आर है, वी आर क्या है, वी आर तो 5i है। तो बेसिकली आई को हम एक साथ कर लें अगर, तो 3 cos θ प्लस 5i प्लस 3 sin θ के। तो इस दफ़ा क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन की फाइनली ये दो कंट्रीब्यूशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। तो ये जो कंपोनेंट हमें मिला, दिस इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट अवेलेबल है वो उसकी खुद की वेलोसिटी का एक साइन कंपोनेंट है, यानी कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी अब रिवर की तो थी ही, साथ में उसकी खुद की भी है ना। तो जो एक्स के लॉन्ग जब जाएगा तो उसमें रिवर का तो कंट्रीब्यूशन है, साथ में उसका खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट जो हमने वेक्टर सीखा है उसको रिजॉल्व कर दिया, जेड अलग मिल गया, एक्स अलग मिल गया। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए सिंपली ये 500 मीटर्स था, इसको किलोमीटर कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 500/1000 यानी कि हाफ डिवाइड बाई 3 sin θ यानी कि 1/6 sin θ। इतने आवर्स लगेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो 1/6 sin θ इज योर टाइम। तो टाइम जो हमें लगेगा दैट इज 1/6 sin θ आवर्स। सिंपल, जस्ट हमें चाहिए था वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग जेड, दैट इज जस्ट 3 sin θ। फिर हमें निकालना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस। शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है, आपके पास यही टाइम है ना, टाइम इज 1/6 sin θ। ये शॉर्टेस्ट कब हो सकता है, 1/6 sin θ। ये ओवरऑल टाइम शॉर्टेस्ट होने के लिए 6 sin θ को क्या होना, सबसे बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, व्हेन sin θ इज मैक्सिमम। तो जब sin θ मैक्सिमम है यानी कि sin θ इज 1, जब sin θ 1 है तो यानी कि थीटा क्या है, थीटा इज 90 डिग्री। उस केस में टाइम विल बी शॉर्टेस्ट विच विल बी 1/6। इस चीज़ का ध्यान देखिए कि शॉर्टेस्ट टाइम को पाने के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा करना पड़ा, यानी कि थीटा को 90 डिग्री करना पड़ा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यानी कि बंदा किधर जंप किया, इसका मतलब बंदा जो जंप किया, बंदे को जंप कराना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब बंदा इस डायरेक्शन में जंप करेगा तो होगा क्या, उस केस में ये होगा कि उसकी सारी मसल स्पीड, उसका सारा पावर, सारी ताकत उसकी इसी डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगी। जब इसी डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगी तो जेड के लॉन्ग मैक्सिमम कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि उसको अपने पूरा कंपोनेंट जेड के लॉन्ग मिलेगा। यानी कि जो 3 cos θ कंपोनेंट है ये खत्म हो जाएगा, देयर विल बी ओनली 3 sin θ। यानी कि जब वो पूरा ताकत इस डायरेक्शन के लॉन्ग लगाएगा उस केस में उसको मिनिमम टाइम मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर बंदा रिवर क्रॉस करना चाहे तो बंदे को क्या करना है, बंदे को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो जंप करना है। जब वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो जंप करता है तब क्या हो जाता है, तब उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जेड 3 sin θ यानी कि पूरी की पूरी साइन 90 का मतलब पूरा का पूरा 3 इसके लॉन्ग चला जाएगा। जब 3 इसके लॉन्ग जाएगा तो उस केस में टाइम सबसे कम लगेगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए बंदा पूरी की पूरी पैरेलल डायरेक्शन में जंप कर जाए, यानी कि सीधा इस डायरेक्शन में, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर बंदा ऐसा जा रहा है तो कभी भी वो रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो बस हमेशा ऐसा सीधा जाता रहेगा, हमेशा सीधा जाता रहेगा। क्या हो रहा है उस केस में, उस केस में ये हो रहा है कि वो अपनी कोई भी वेलोसिटी वाई के लॉन्ग या जेड के लॉन्ग लगा ही नहीं रहा, सारी की सारी उसने ताकत अपनी रिवर के पैरेलल जाने में लगा दी, इसलिए वो कभी रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब खुद सोचो, एक काम करो, आप बस रिवर के साथ तैरो, आप इसी लाइन के लॉन्ग जाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप बस रिवर की वेलोसिटी के साथ बहते जाओगे। तो अगर रिवर क्रॉस करना है तो क्या करना है उस केस में, उस केस में रिवर के परपेंडिकुलर बहना है ना। तो परपेंडिकुलर बहने की क्या होगा, उस केस में आप सबको, आपको सबसे कम टाइम लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो। लेट्स डू अनदर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर
वी एम आर कहा हुआ है और वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर दी हुई है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वो रेड डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएगा, वो ड्रिफ्ट करेगा। रिवर की विड्थ डी है, पहले हमें निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऑब्वियसली इस बार एक एंगल पर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी एम आर साइन थीटा। ये जो कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो एक्स के अलॉन्ग आ रहा है, तो उसको हम आई लिख सकते हैं, और ये हमारा जेड के अलॉन्ग जा रहा है, तो उसको हम के लिख सकते हैं, प्लस वी आर, ये तो पूरा का पूरा आई है। क्या करना है, बस आई वाले को अलग कर लीजिए, तो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये हो गया अलॉन्ग आई, प्लस वी एम आर साइन थीटा, ये हो गया अलॉन्ग के। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। टाइम निकालने के लिए हम z सॉल्व करेंगे, z डायरेक्शन के हिसाब से टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग z, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर विच इज d डिवाइड बाई वी एम आर साइन थीटा। तो बस आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन कॉम्पोनेंट निकालना है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। अब हमें निकालना है व्हाट इज द ड्रिफ्ट, यानी कि जिस पोजीशन के अबाउट वो स्टार्ट हुआ था, तो ये पॉइंट ए मान लीजिए, और वो पहुंचा एक्चुअली पॉइंट बी पर, तो ये ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है दैट इज योर ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट हमें निकालना है, तो ये टेक्निकली क्या है, दिस इज टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स। तो बस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स इज वेलोसिटी ऑफ मैन अलॉन्ग एक्स इनटू टाइम। टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया, अब वेलोसिटी ऑफ मैन अलॉन्ग एक्स क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलॉन्ग एक्स हमारा ये कंपोनेंट है, तो इस बार इसकी खुद की स्पीड भी इसको सपोर्ट कर रही है अलॉन्ग द फ्लो, प्लस रिवर की स्पीड तो है ही वी आर, इंटू टाइम, टाइम की जगह पर टी डिवाइड बाई वी एम आर साइन थीटा। दैट्स इट, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो जस्ट टाइम निकालने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ मैन का जेड कॉम्पोनेंट देखना चाहिए, या बेसिकली रिवर के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट देखना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अलॉन्ग रिवर कॉम्पोनेंट देखना चाहिए जो टोटल आएगा, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। अलॉन्ग रिवर कभी कभी अगर सिर्फ रिवर का भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, अगर बंदा परपेंडिकुलर जंप कर जाए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा वी एम आर आपको जेड के अलॉन्ग जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपको टाइम मिनिमम लगेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, टाइम मिनिमम नहीं लगेगा, लेकिन इस बार आप एक्स ज़्यादा कवर कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर होती तो आपका एक्स कम होता, लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ रिवर में आपका खुद का कंपोनेंट है ना, वी एम आर कॉस थीटा, यानी कि आप परपेंडिकुलर जाने में भी आप रिवर क्रॉस भी करना चाह रहे हैं, साथ में आप रिवर के अलॉन्ग ज़्यादा फ्लो भी करना चाह रहे हैं, उस केस में आप एंगल पर जंप करेंगे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन है कि रिवर की विड्थ दी हुई है आपको डी, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल मैन शुड जंप टू रीच द एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स। इसलिए मैंने आपको पहले से रेड लाइन दिखा दिया ताकि आपको फिगर समझ में आ जाए कि बंदा चाहता है कि जहाँ से भी वो स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से भी, उसके ठीक ऑपोजिट पॉइंट वो पहुँचे, यानी कि उसकी अपनी स्पीड, रिवर की स्पीड, सब कुछ ऐड आउट होने के बाद जो होना है वो ये कि वो बस यहाँ पहुँचना चाहता है एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर। अब आप देखिए कि हम हमेशा से रिवर में समझते आ रहे हैं कि रिवर हमेशा ड्रिफ्ट करती है, तो जब रिवर हमेशा ड्रिफ्ट करती है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट कैसे पहुँचेगा, उसके बंदे को थोड़ा सा स्मार्ट होना है, वो रिवर की स्पीड का इस्तेमाल करेगा ऑपोजिट पॉइंट पहुँचने के लिए। अब आप सोचिए कि वो किस एंगल पर जंप करे ताकि सीधा जाए, तो इस बार क्या करेगा बंदा, थोड़ी स्मार्टनेस अगर दिखाएगा तो वो खुद क्या कर सकता है, वो खुद कुछ इस एंगल पर कुछ इधर जंप कर सकता है। अब सोचिए कैसे, मान लीजिए वो रिवर तो इस साइड जा रहा है ना, अगर वो कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक थीटा एंगल पर जंप करता है तो क्या होगा, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अब उसकी अपनी वेलोसिटी का वी एम आर। अगर वो इधर जंप किया, रिवर उसको इधर ड्रिफ्ट कराएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर उसको ड्रिफ्ट करा करके ऐसा कर देगा कि उसकी नेट वेलोसिटी वी एम इस डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी कि हमने क्या किया,
सिंपल वेक्टर एडिशन, और कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं किया। वी एम आर को लिख भी इस बार ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जंप कराया कि वी एम आर और वी आर ये दोनों मिल करके रिजल्टेंट ऐसा हो गया। अगर हमने वेक्टर कंपोनेंट अप्लाई किया ना, वेक्टर का ट्राइंगल रूल से अगर हम देखें तो जस्ट क्या बचता है, तो ये हमारा रिजल्टेंट है ऐसा। तो वी एम आर और वी आर ये दोनों मिल करके जो रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे हैं वी एम, उसमें इतना सीधा ख्याल रखना है कि वो रिजल्टेंट वेक्टर ही सीधा बी से जा रहा है। यानी कि अगर वी आर हमारा ऐसा है और वी एम आर हमारा ऐसा है, बस रिजल्टेंट क्या हो रहा है इन दोनों का, इन दोनों के बीच से जा रहा है। ठीक है, तो वो ट्रायंगल रूल वाली बात होगी, बट ठीक है उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाना या पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें जस्ट क्या करना है, हमें सिंपली ये सोचना है कि इस बंदे की वी एम, वी एम के दो कंपोनेंट होंगे। वी एम को हम क्या ले सकते हैं, वी एम को ले सकते हैं वी एम आर के पहले दो कंपोनेंट्स में। तो एक तो वी एम आर का कॉम्पोनेंट होगा हमारा वी एम आर, ये थीटा इधर, तो हम लिख सकते हैं वी एम आर साइन थीटा विच इज अलॉन्ग के, जो जेड डायरेक्शन है अगर हमारा, इधर एक्स, प्लस वी एम आर का दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है, दिस इज अलॉन्ग माइनस एक्स है, वी एम आर कॉस थीटा माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर विच इज अलॉन्ग आई। तो वी एम सेम काम, अगर ये फिगर आप ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब वो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, जस्ट सेम काम कीजिए कि वी एम आर के कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर दीजिए। एक वी एम आर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट हो गया जो कि इधर जा रहा है, दूसरा वी एम आर का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट हो गया। बस इस बार फर्क क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एंगल लिया। अब अगर उसको रिजल्टेंट सीधा रखना है, यानी कि वी एम का सिर्फ के कॉम्पोनेंट होना चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब ये कॉम्पोनेंट हमारा जीरो हो जाए, यानी कि वी एम का एक्स कॉम्पोनेंट शुड बी जीरो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, रिजल्टेंट ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा जेड के लॉन्ग, क्योंकि उसका नेट वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कैंसिल हो गई। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वी एम आर आपको कितना दिया हुआ है 5, यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस ऑफ 5 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, एज सिंपल एज दिस, ये हमारा आंसर हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। अगर हम चाहें इसको एंगुलर टर्म में लिखना तो भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि कॉस थीटा इज 3/5, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। ये दो वैल्यूज़ आप याद रख लें, आपको बेहतर रहेगा। एक तो कि जैसे साइन 37 इज 3/5 एंड कॉस 37 इज 4/5, उसी लॉजिक से फिर कॉस 53 इज 3/5 एंड साइन 53 इज 4/5। ठीक है, ये अक्सर इस्तेमाल होती है ये एंगल्स। तो खैर, तो हमने समझ लिया कि अगर वो बंदा इधर से 53 डिग्री पर जंप करेगा तो क्या होगा, तो डिस्पाइट की रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन क्या होगा, उसका खुद का एक्स कॉम्पोनेंट जो कि इधर जाता है ना, उसका खुद का एक्स कॉम्पोनेंट उसको रिवर ने कैंसिल कर दिया। अगर आपको टाइम निकालने का रहेगा, सेम रिडंडेंट काम हमारे लिए, टाइम विल बी जस्ट व्हाट, डी डिवाइड बाई वी एम आर साइन थीटा। ओके, ऑब्जर्व किए कि जब बंदे को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो बंदे को हमने सीखा है कि वो बंदे को सीधा जंप करना चाहिए, ताकि ये साइन 90 का टर्म हो जाए और साइन 91 हो जाए और टाइम शॉर्टेस्ट हो जाए। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्ट्रेट जंप चाहिए, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब जो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ताकि वो ठीक अपने ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, तो शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट के लिए, यानी कि शॉर्टेस्ट एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसे किसी एंगल पर जंप करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम इज नॉट द केस फॉर शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स के लिए उसे किसी एंगल पर जंप करना पड़ जाएगा ताकि वेलोसिटी ऑफ मैन अलॉन्ग एक्स हो जाए 0। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलॉन्ग एक्स 0,
दिस इज द केस फॉर शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए परपेंडिकुलर जंप करना पड़ता है ताकि पूरी ताकत आप परपेंडिकुलर लगा सकें, बट शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट के लिए कुछ एंगल पे जंप करना पड़ता है ताकि आपकी वेलोसिटी का जो वी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो पूरा का पूरा इस वी के कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर पाए। सो गाइज यही होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। जस्ट वेक्टरली ऐड कर दो, एक्स डायरेक्शन अलग अलग ले लो, जेड डायरेक्शन अलग ले लो, जेड को अलग सॉल्व करो, टाइम निकालना करो तो वहाँ से टाइम निकालो, वहाँ से फिर एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी से ड्रिफ्ट निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।